ये कहानी सच कहूं तो एक बड़ी अजीब पहेली की है। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा ईमानदार पुलिस वाला जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वर्दी पर एक दाग तक नहीं लगने दिया, और दूसरी तरफ उसी का बेटा जिसका नाम भारत के सबसे खूंखार आतंकवादी के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक पुलिस वाले का बेटा देश का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और उस सफर को समझने की कोशिश करते हैं जिसने मुंबई की गलियों के एक लड़के को पहले अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनाया और फिर एक आतंकवादी। इस कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक की मुंबई से, उस जमाने में जिसे बॉम्बे कहते थे, और बॉम्बे के अंदर भी डोंगरी की उन्हीं तंग गलियों से जहां दाऊद इब्राहिम का बचपन गुजरा। और यहीं पर एक बहुत गहरा फर्क था। एक तरफ थे उसके पिता इब्राहिम कास्कर, एक ऐसे पुलिस हेड कांस्टेबल जो अपने उसूलों के बड़े पक्के थे, और दूसरी तरफ था बेटा दाऊद, जिसकी आंखों में पढ़ाई नहीं बल्कि इलाके के उन भाई लोगों का रौब बसता था। वो महंगी घड़ियां, वो इंपोर्टेड गाड़ियां, बस उसके मन में तो शुरुआत से ही अंडरवर्ल्ड का किंग बनने की एक जबरदस्त भूख थी। तो ये सब शुरू हुआ छोटी मोटी चोरियों और हफ्ता वसूली से। बहुत जल्द ही उसने उस वक्त के सबसे ताकतवर गैंग करीम लाला के पठान गैंग को ज्वाइन कर लिया, और वहां तस्करी के काम में उसने बहुत तेजी से अपनी एक अलग जगह बना ली। लेकिन शायद दाऊद किसी के नीचे काम करने के लिए बना ही नहीं था। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो पूरी तरह लालच और धोखे से भरा हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने उसे अपना खुद का एक नया क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि गैंग ने उसे एक कस्टम ऑफिसर से 2 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का काम दिया। अब जरा सोचिए, उस दौर में 2 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम रही होगी। जैसे ही पैसा हाथ में आया, दाऊद की नीयत फिसल गई और उसने पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए छुपा लिया। लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुपी नहीं। जब पठान भाइयों को इस गद्दारी का पता चला तो दाऊद को भरी महफिल में बेइज्जत किया गया। उसे घसीट घसीट कर इतना पीटा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये सिर्फ एक पिटाई नहीं थी, ये एक पब्लिक बेइज्जती थी। और कहते हैं कि यही बेइज्जती मुंबई के सबसे खूंखार गैंग के जन्म की वजह बनी। उसी रात दाऊद ने कसम खाई कि वो अब कभी किसी के लिए काम नहीं करेगा। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को इकट्ठा किया और वहीं से नींव रखी गई डी कंपनी की। इसके बाद जो हुआ, उसने मुंबई की सड़कों को सचमुच लाल कर दिया। डी कंपनी और पठान गैंग की दुश्मनी अब एक खूनी जंग में बदल चुकी थी। ये बदला लेने का एक ऐसा सिलसिला था जो फिर कभी थमा ही नहीं। पहले पठान गैंग ने उसके भाई साबिर को मारा। इसके बाद तो दाऊद जैसे पागल हो गया। उसने जवाब में भरी अदालत में अमीरजादा की हत्या करवा दी। यह अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों के लिए खुला मैसेज था। ये जंग कई सालों तक चलती रही, जिसमें दोनों तरफ से बस लाशें ही गिरती रहीं। दाऊद ने डी कंपनी को किसी गली नुक्कड़ के गैंग की तरह नहीं चलाया, बल्कि एक फौज, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह खड़ा किया। वो अपने दुश्मनों के लिए जितना बेरहम था, अपने वफादार साथियों के लिए उतना ही दरियादिल। अगर उसका कोई आदमी जेल जाता या मारा जाता तो दाऊद उसके परिवार का पूरा खर्च उठाता था, और इसी वफादारी की बुनियाद पर उसने 5000 लोगों का एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। लेकिन जैसे जैसे दाऊद का आतंक बढ़ रहा था, मुंबई पुलिस और कानून का शिकंजा भी उस पर कसता जा रहा था, और जल्द ही वो वक्त आ गया जब उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। पर उसकी हुकूमत वो खत्म नहीं हुई। 1985 के आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद पुलिस की पकड़ से बहुत दूर हमेशा के लिए भारत छोड़कर दुबई पहुंच चुका था। लोगों को लगा कि अब डी कंपनी का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो ये था कि असल खेल तो अब शुरू हुआ था। दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने सिंडिकेट को एक सीईओ की तरह चलाया। बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन तक हर जगह उसकी पहुंच थी, और मुंबई पर उसकी पकड़ पहले से भी कई ज्यादा मजबूत हो गई थी। और उसके इस साम्राज्य का पैमाना सच में चौंकाने वाला था। एक अनुमान के मुताबिक 1995 तक उसका सालाना टर्नओवर आज के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। ये सारा पैसा ड्रग्स, रियल एस्टेट और हथियारों की तस्करी जैसे काले धंधों से आ रहा था, और इसी पैसे ने उसे दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में से एक बना दिया था। देखिए,
यहां तक दाऊद एक स्मगलर था, एक गैंगस्टर था, लेकिन अब उसकी कहानी का सबसे स्याह, सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां उसने अपराध और आतंकवाद के बीच की महीन सी रेखा को हमेशा के लिए पार कर लिया। हुआ ये कि 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में दंगे भड़क उठे और इसी नाजुक मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद से संपर्क किया। आईएसआई ने उसे पूरी सुरक्षा और उसके बिजनेस में हर तरह की मदद का लालच दिया। बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क, ताकि वो उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत में मौत का सामान यानी हथियार और आरडीएक्स भेज सकें। दाऊद इस सौदे के लिए मान गया। उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी की और नतीजा था 12 मार्च 1993 का वो काला दिन, जब मुंबई एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। ये भारत पर उस वक्त तक का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी आतंकी हमला था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर जवेरी बाजार तक हर तरफ बस खून था, चीखें थी और काला धुआं था। उस एक दिन में 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और हजारों लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए। उस एक दिन के बाद मुंबई फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। इन धमाकों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो दाऊद कल तक सिर्फ एक स्मगलर या गैंगस्टर था, अब वो भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन चुका था। उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। इन धमाकों का असर बहुत गहरा हुआ। डी कंपनी भी धर्म के नाम पर टूट गई। छोटा राजन जैसे गैंगस्टरों ने उसका साथ छोड़ दिया। आज भी यही माना जाता है कि दाऊद पाकिस्तान की सुरक्षा में कराची में कहीं छिपा हुआ है और वहीं से वो अपना इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क चला रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या दाऊद इब्राहिम का दौर अब खत्म हो चुका है या वो आज भी पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।